किसान भाइयों, आज भी धान की चर्चा जारी रहेगी। अभी तक जो कुछ पिछले वीडियोस हुए हैं उसमें हमने बात की है कि कौन कौन सी धान की प्रजातियां हैं, उनको किस मौसम में बोना चाहिए, किस सीजन में बोना चाहिए, और उसके बाद हमने बात की कि नर्सरी में क्या क्या सावधानियां इस तरह की हम रखें कि कितने एरिया में उसकी बीज बोएं, कितनी बीज दर रखें, किस तरह से उसका सीड ट्रीट करें, कैसे बीज शोधन करें और कैसे बीज को अंकुरित करें। इसके बाद अब जो कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे कि जो हम अपनी 25 दिन की 26, 27, 28 जो हम चाह रहे हैं कि हमारी पौध इतने दिन में अवश्य तैयार हो जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं 3-4 बातें आपको बहुत मुख्य जो बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि किसान भाइयों, धान की नर्सरी में जो एक कमी आती है, 2 तत्वों की कमी आमूमन आ जाती है, दिखाई देती है। एक तो होती है फेरस की, जिसकी कमी हमें कैसे पहचाननी है किसान भाइयों की नई पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ती हुई नजर आती हैं। अगर इसको सुधारा नहीं गया तो ये पूरी की पूरी धान की जो पौध है उसको खराब कर सकती है। और इसी तरीके से एक दिक्कत क्या आती है कि धान की जो पुरानी पत्तियां हैं उन पे लाल लाल से रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं, वो जिंक की कमी है, जो खैरा रोग भी आ जाता है जिसे कहते हैं। तो जो मुख्य खेत में जाके तो हम जो करेंगे इसका प्रबंधन वो तो करेंगे ही, लेकिन नर्सरी में भी अगर इनमें से कोई भी समस्या आती है तो किसान भाइयों, फेरस की कमी के लिए आपको 500 ग्राम से 1 किलो फेरस सल्फेट 100 लीटर पानी में, मैंने आपको डोज बता दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 लीटर पानी आपको सभी एरिया में छिड़कना है जहां भी जिसने जो भी नर्सरी कर रखी है। तो डोज बताई है वो 100 लीटर पानी, और 100 लीटर पानी में 500 ग्राम से लेके और ज्यादा कमी हो तो 1 किलो तक फेरस सल्फेट छिड़काव कर सकते हैं पौध पे। पत्तियां हरी बनी हुई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम 16 लीटर वाली एक टंकी की बात करें तो 16×96 6 टंकी की दवा मैंने आपको बता दी, यानी कि 6 टंकी की दवा में कुल 500 ग्राम से 1 किलो फेरस सल्फेट जा सकता है। तो अगर अब आपकी 1 टंकी हो तो उसी मात्रा को उसी हिसाब से घटा लीजिए। ऐसे ही मैं जिंक सल्फेट की बात कर रहा हूं, तो जिंक सल्फेट की भी जो मात्रा है आपको वो ज्यादा नहीं रखनी है। अगर जो आपको 21% वाला मिलता है तब तो इसको भी आप 500 ग्राम रख लीजिए, और अगर आपको कहीं 33% वाला मिल जाता है तो इसको घटा के 300 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। और 300 ग्राम और या फिर 500 ग्राम मात्रा को इसी तरह से जैसे मैंने बताया 100 लीटर पानी की डोज है जिंक की, और उसको वही यानी कि 6 टंकियों के करीब 6 टंकियों के माध्यम से इतना जिंक जाना चाहिए। अब अगर आपके एरिया कम है, यानी आपके अगर 1 ही टंकी लगती है तो इसी हिसाब से जिंक की मात्रा को घटा लीजिए। अब मैं बात करूंगा एक तीसरी चीज की जो इम्पोर्टेंट है। जब आप जो बुआई कर देंगे बीज, उसके 15 दिन बाद एक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी होनी आवश्यक होती है, नहीं तो पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और इसको तो हमें करनी ही करनी चाहिए। तो 15 दिन बाद जैसे आप बुआई करेंगे अपनी जो क्यारियों में, उस 2 किलो जो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग वही 100 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में 100 स्क्वायर मीटर में ही बात की थी कि जब आप इसकी नर्सरी की तैयारी करेंगे तो 2 किलो यूरिया, 1 किलो डीएपी और 1 किलो पोटाश और 400-500 ग्राम जिंक सल्फेट मैंने बात की थी उस समय। अब ये सारी चीज रिपीट नहीं करनी है, केवल 15 दिन बाद 2 किलो का 2.5 किलो का 2 किलो का जो यूरिया है टॉप ड्रेसिंग वो आपको इसमें करनी है 15 दिन बाद। और एक चौथी सावधानी, जिससे कि हम अपने आने वाले समय में, जैसे कि बकाने रोग आता है जिसे हमारे किसान भाई झंडा रोग के नाम से भी जानते हैं, या कई और फफूंद जनित रोग आते हैं जैसे कि गर्दन तोड़ आता है, या कई और ऐसे फफूंद जनित रोग हैं जो बाद में जब खेत में आते हैं तो हमारा नुकसान करते हैं, और नुकसान से हमारी उपज को बहुत ज्यादा गिरावट आती है। तो हमें ये चाहिए कि हम जब हमारी ये पौध निकलने वाली हो तो हम उसको नजर रखेंगे, और हमें लगता है कि अब 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और हमको लग रहा है कि अब 1 हफ्ते में हमारी पौध निकलेगी, तो पानी भर के उसमें 1 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि 1 मीटर इधर चलिए और 1 मीटर इधर चलिए, उसमें 1 ग्राम कार्बन डाइजिम जानी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र है तो 100 ग्राम हो गई। तो 100 ग्राम, अगर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो 100 ग्राम कार्बन डाइजिम को कुछ रेत के साथ मिला के, जिससे कि वो सारे पानी में फैल जाए, उसको कर देना चाहिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों, एक तरह से आपकी जो पौध है वो कार्बन डाइजिम के घोल से ट्रीट हो जाएगी, और वो आने वाले समय में जब मुख्य खेत में जाएगी तो उसमें बीमारी आने की शंका
बहुत कम हो जाएगी। ये कुछ मैंने मुख्य किसान भाइयों जो बातें हैं, नर्सरी में बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें घबराने की जरूरत है। इसका ख्याल रखें, वही शाम के समय पानी रखें, इन चीजों का रखें। और एक दूसरी चीज जो आती है किसान भाइयों इसमें, वो आती है जैसे आप पौध बोगे उसके बाद खरपतवार प्रबंधन की। और अगर खरपतवार प्रबंधन हमने ठीक नहीं किया तो वही बात होगी कि हमने जो भी ये खाद लगाई है, जो भी पानी लगाया है, ये लगाया तो कुछ पौधों के लिए है जो हम धान के हैं, और उसके बीच बीच में पौधे उग गए कोई और, यानी कि खरपतवार। तो अब सारे ही पौधे उस खाद को, पानी को लेंगे, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा के बीच में खरपतवार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो मैं अगले वीडियो में धान की नर्सरी में, मुख्य खेत की बात मैं बाद में करूंगा, धान की नर्सरी में बड़ी आसानी से बहुत अच्छे कुछ ऐसे उत्पाद है मार्केट में, उनका प्रयोग करके हम धान की नर्सरी में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की चर्चा अब लगातार जारी रहेगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, जो मैं वीडियो शेयर करता हूं उनको लगातार आपको अगर मिलते रहे, इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करके लाल बटन को, और उसके बाद बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जो फेसबुक पेज की भी बात चर्चा की थी कि फेसबुक खेती सलाह डॉक्टर आशीष त्यागी के नाम से एक फेसबुक पेज भी बना दिया है, क्योंकि कुछ किसान भाई डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं देख पाते हैं, तो फेसबुक पे जाके भी आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए किसान भाइयों। फिर एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।